हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर हम उन्हें स्टडी करें तो वहाँ पर हमें बहुत सी चौंकाने वाली चीजें मिल सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि हमारा सौर मंडल दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इनर जोन, जिसे हम इनर सोलर सिस्टम भी कह देते हैं, और इसमें पहले 4 चट्टानी ग्रह पाए जाते हैं। दूसरा ग्रुप है आउटर जोन, जिसमें 4 गैस जाइंट प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन यहाँ पर चीजें जरा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आउटर जोन के गैस जाइंट प्लैनेट्स को एक और सब कैटेगरी आइस जाइंट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये दोनों आइस जाइंट्स हैं, मेनली वाटर, आइस, अमोनिया और मीथेन से बने हुए। ये हमारे सोलर सिस्टम की वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है, जहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके अलावा इन प्लैनेट्स के बारे में हम बहुत ही कम जान पाए हैं, स्पेशली यूरेनस के बारे में, जो हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है। धरती से करीब 3.2 अरब किलोमीटर मौजूद ये ग्रह हमारे लिए दशकों से एक रहस्य बना हुआ है। करीब 38 साल से इस ग्रह पर हमारे द्वारा कोई मिशन नहीं भेजा गया। आखिरी बार सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास होकर गुजरा था। तब हमने इस रहस्यमय ग्रह के बारे में जो भी डेटा इकट्ठा किया, सिर्फ वही नॉलेज आज हमारे पास है। इसके अलावा रेगुलर टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ने यूरेनस के बारे में हमें जो बताया है, उसके अलावा ये प्लेनेट आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक एनिग्मा बना हुआ है। हाल ही में एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी से हमें एक चीज का पता चला कि भले ही ये एक्सोप्लैनेट्स हमसे अरबों किलोमीटर्स दूर हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में आइस जाइंट्स यानी कि यूरेनस जैसे ग्रह कॉमन है। इवन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी ऐसे आइस जाइंट्स कॉमन ही देखने को मिल जाते हैं। भले ही ये सारे एक्सोप्लैनेट्स हमारी प्लेनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं, लेकिन यूरेनस ये तो हमारे बहुत पास है। इसको स्टडी करके हम उन सभी आइस जाइंट्स एक्सोप्लैनेट्स के राजों से पर्दा उठा सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड मिशन भेजना होगा जो यूरेनस और उसके आसपास के इलाकों का अध्ययन कर सके। एक नया मिशन। स्पेस कम्युनिटी में बहुत से लोग नासा को सलाह देते हैं कि वो जल्दी से एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करे यूरेनस प्लैनेट के एक्सप्लोरेशन के लिए। इसके अलावा 2023 डेकेडल सर्वे ऑफ प्लैनेटरी साइंटिस्ट ने भी ऐसे मिशन को प्रायोरिटी पर रखने के लिए कहा और सुझाव दिया कि नासा अपने अगले फ्लैगशिप मिशन में इसे जरूर से शामिल करे। इस बार स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 की तरह यूरेनस का चक्कर काटकर अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ जाएगा, बल्कि वो प्रोब सालों तक यूरेनस के ऑर्बिट में रहकर प्लेनेट को अच्छे से स्टडी करेगा। इसके 27 मून्स और 13 रिंग्स को भी डिटेल में स्टडी करेगा। ये मिशन फुल फ्लेजेड यूरेनस को ही डेडिकेटेड रहेगा। अब आपका यहाँ पर सवाल हो सकता है कि हम ये मिशन बाकी सारे पोटेंशियल प्लैनेट्स को इग्नोर करके यूरेनस पर ही क्यों भेज रहे हैं? मिशन नेपच्यून और प्लूटो पर भी भेजा जा सकता है। तो इसका जवाब है ऑर्बिटल आर्किटेक्चर। अभी सोलर सिस्टम में यूरेनस की पोजीशन कुछ इस तरह है कि हम पृथ्वी से यूरेनस तक अगर सही समय पर लॉन्च करते हैं तो एग्जैक्ट 12 सालों में हम यूरेनस तक पहुंच जाएंगे, और ये पोजीशन अगले 2 दशकों तक ऐसे ही बनी रहेगी। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है यूरेनस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने की। कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जिनके उत्तर हमें वो यूरेनस ऑर्बिटर दे सकता है कि आखिर यूरेनस प्लैनेट किस चीज का बना हुआ है। यूरेनस एक साइड में इतना ज्यादा झुका हुआ क्यों है, जिसकी वजह से समर सीजन में इसके पोल्स डायरेक्ट सन की ओर पॉइंट करते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से डिफरेंट है। यूरेनस का स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड आखिर कहां से जनरेट हो रहा है, जिसकी शेप पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से एकदम अलग है, और ये अपने प्लैनेट की स्पिन की डायरेक्शन से भी मिस अलाइंड है। आखिर यूरेनस पर ऐसा क्या चल रहा है? इसके अलावा यूरेनस पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे काम करता है, और ये सब चीजें मिलकर हमें बताएंगी कि आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, इसका पास्ट कैसा रहा, और ये इवॉल्व होता हुआ आज की परिस्थितियों तक कैसे पहुंच गया। यूरेनस की रिंग्स और इसके चंद्रमा। जी हाँ, यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं, और वो भी 13 रिंग्स, पर ये इतनी पतली हैं कि इन्हें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से देख पाना बहुत कठिन है। अनुमान है कि इसकी रिंग्स डर्टी आइस की बनी हुई हैं, जो दिखने में बहुत महीन और डार्कर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस की वजह से इन रिंग्स में किसी झील में उत्पन्न होने वाली लहरों की तरह ही हल्की वेव्स जनरेट होती होंगी, जिनका पता यूरेनस ऑर्बिटर लगाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए यूरेनस की रिंग्स किसी बेहद बड़े सिस्मोमीटर की तरह काम करेंगी, जिससे हमें इस प्लैनेट के अंदर चल रही हलचलों का पता चल पाएगा।
और इससे यूरेनस के अनेकों रहस्य सुलझाए जा सकेंगे। इसके चांद, जो कि मुख्य तौर पर पोप और शेक्सपियर के लेखों में मौजूद कैरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं, ये सब के सब मुख्य रूप से फ्रोजन रॉक और आइस से मिलकर बने हैं। इसके 5 मून्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, जिनमें मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन है। ये सारे मून्स इतने बड़े हैं कि अपनी शेप को स्फेरिकल बनाए रखते हैं, जिससे दिखने में ये चांद किसी ग्रह या फिर एक्सोप्लैनेट से कम नहीं लगते। ये अपने आप में ही अलग दुनिया है। वॉयेजर 2 ने अपने फ्लाईबाय के दौरान यूरेनस के मून्स को देखा था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट से मिली इमेजेस लो रेजोल्यूशन थी और ऊपर से इन मून्स के केवल साउदर्न हेमिस्फीयर को ही इमेज किया गया था। इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आज भी हमसे छिपा हुआ है और एक राज बना हुआ है। ये हमारे सोलर सिस्टम के मेजर अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में से एक है। हमें जो इमेजेस मिली उनमें एरियल जैसे चांद पर आइस वॉल्केनोज, इतिहास में जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक एक्टिविटीज के सबूत भी देखने को मिले। इनकी सरफेस के नीचे सब सरफेस वाटर ओशन हो सकता है। इस संभावना को भी जोर मिला। ओशंस एंड लाइफ, समुद्र और जीवन की किसी दूसरे ग्रह पर परिकल्पना करना ये कोई नई बात नहीं है। एस्ट्रोनॉमी में इन दोनों का आपस में एक गहरा संबंध है और लगभग ये हर मिशन का हिस्सा होता है। यूरेनस ऑर्बिटर के इस मिशन में भी ये एक एक्साइटिंग पार्ट रहेगा। बहुत से प्लेनेटरी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि एरियल या इसके लगभग सारे मून्स के नीचे बहुत बड़े बड़े पानी के समुद्र हो सकते हैं और इस तरह के सब सरफेस ओशंस को खोजना इस मिशन का मेजर गोल हो सकता है। और यही वजह है कि ये ऑर्बिटर एक खास तरह के मैग्नेटोमीटर से लैस होगा, जो कि अंडरग्राउंड ओशंस की यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड के साथ होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को डिटेक्ट करेगा। मून्स के ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर किया जाएगा। सरफेस को स्टडी करने के लिए कैमरास लगे होंगे। लिक्विड वाटर, जैसे कि हमें पता है कि जीवन के लिए एक जरूरी तत्व है। अगर यूरेनस के मून्स पर अंडरग्राउंड ओशंस का पता लग जाता है तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि तो होगी ही, साथ में वैज्ञानिक इसके बाद वहां पर जीवन के साक्ष्यों की खोज करने में जुट जाएंगे, जैसे कि एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इसका होना या ना होना ये तय करेगा कि यूरेनस के मून्स क्या जीवन के लिए उपयुक्त हैं या फिर नहीं। ये मिशन यूरेनस को समझने के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। यूरेनस प्लैनेट का इंटरनल स्ट्रक्चर आज भी हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। हम नहीं जानते कि आइस जायंट के अंदर सारी चीजें कैसे काम करती हैं। क्या यूरेनस की कोर कोई सॉलिड रॉकी कोर होगी या फिर लिक्विड मेटालिक कोर होगी? इसके अंदर आखिर क्या चल रहा है, ये हमें यूरेनस ऑर्बिटर से ही पता चल पाएगा। इसके रोटेशनल एक्सिस और इसके मैग्नेटिक फील्ड में 59 डिग्रीज का फर्क है, जो कि हमारे सौरमंडल के किसी भी प्लेनेट से कहीं ज्यादा है। यूरेनस का टिल्ट इसे और भी ज्यादा वियर्ड बना देता है। साथ ही इसके अंदरूनी भाग से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि यूरेनस बहुत कम हीट को स्पेस में रेडिएट करता है। माना जाता है कि जब यूरेनस ग्रह बन रहा था तब इसकी टक्कर एक बड़े से प्लेनेट से हो गई थी, जिसकी वजह से एक तो ये अपनी एक साइड पर ज्यादा टिल्ट हो गया और दूसरा इसने अपनी हीट उस दूसरी बॉडी में डिसिपेट कर दी, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई एक्सेसिव हीट नहीं है जो कि आउटर स्पेस में रेडिएट हो। तो इस थ्योरी से दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी तह तक जाना है तो हमें यूरेनस ऑर्बिटर से आने वाले रिजल्ट्स का वेट करना होगा। खैर, यूरेनस का जन्म कहाँ हुआ था इस पर भी संशय बना हुआ है और हो सकता है कि यूरेनस ऑर्बिटर हमें इसके बारे में कोई सुराग दे दे। हालांकि इस मिशन की अभी कोई लॉन्च डेट तय नहीं की गई है और न ही किसी स्पेस एजेंसी ने ऑफिशियली इस मिशन पर बात की है। नासा ने भी इस मिशन की फंडिंग के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। इस मिशन की कुल लागत $1 अरब से भी ज्यादा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल फैक्टर पर ध्यान जाना जरूरी है कि ये ब्रह्मांड अपने हिसाब से अपने समय अनुसार ही काम करता है। यूरेनस के लिए अगर हमें मिशन भेजना है तो वो 2031 या 32 तक लॉन्च हो जाना चाहिए, नहीं तो अगली कुछ सदियों तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नासा को यूरेनस के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भेजना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।